कितना क्वेश्चन नंबर तक हुआ है? क्वथनान कुंडन वाला हो गया? लिखिए तो। अगला क्वेश्चन लिखिए, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिखिए तेजी में। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, खास करके जो नए लोग हैं, आप सभी आदमी जुड़ जाइए। अपना पर्सनल मोबाइल हो तो उससे, या गार्जियन के मोबाइल से, किसी के भी मोबाइल से टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके तब तक जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जितना भी पीडीएफ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, या किसी तरह का नोटिस होगा, या कोई भी डायरेक्शन होगा, वो वहाँ से आपको दिया जाएगा, जो लिखित रूप से आता है। और एग्ज़ाम के टाइम में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। वैसे सभी लोग जिनके पास ऑब्जेक्टिव का सेट नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर का, थोड़ा खड़े हो जाइए तो। आप लोग में से कितने हैं जिसके पास नहीं है? जिनके पास, सुनिए इधर, जिनके पास भी ये सेट नहीं है, फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ ऑनलाइन। यदि आप उसका हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो ऑफिस में मिल जाएगा, 5 रुपया जमा कीजिएगा, तो 5 पेज का है वो दे देगा आपको, या जितना पेज का है। या फिर आप बाहर से कहीं प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो, जैसे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आंसर लिखा रहे हैं, उस तरह से ऑब्जेक्टिव को लिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। कितना लिख लिख के दिन काटिएगा? क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा तो सिर्फ सॉल्व ही करना न रहेगा, तो काम थोड़ा तेजी में हो जाएगा। बैठ जाइए। जिनके पास क्वेश्चन है उसको दोबारा फिर से सॉल्व कीजिए, क्योंकि परसों से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा। पूरा रिवाइज करते रहिए, जितना मैक्सिमम काम हो करते जाइए। हम तो जो होगा सो करेंगे ही, आप अपनी तरफ से भी करते रहिए। क्योंकि हमारा देखो, क्रैश कोर्स में आने वाले वालों के लिए हमारा टारगेट 80+ होता है, लेकिन जो लोग रेगुलर पढ़े हैं और जो टॉपर बनना चाहते हैं, वो सिर्फ इतने तक नहीं सीमित रहेंगे। उनका काम है कि और भी अन्य चीज़ों को वो पढ़ते रहें, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग से करना होता है। अब पूरा का पूरा हम पर आश्रित रह जाएंगे तो आप 80-85 तक रह जाएंगे। यदि 95-96-97 तक जाना है तो आपको अपने से और भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, वो आपका अपना स्किल होता है। क्वेश्चन लिखा गया क्या? सुनिए अब, जब किसी भी शुद्ध द्रव में आप अवरणशील विलय मिलाते हैं तो द्रव का वाष्प दाब जो है वह घट जाता है, क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है, और हिमांक घट जाता है। हिमांक घट जाता है तब न लिखा हुआ है हिमांक में अवनमन। वहां पर क्वथनांक में क्या लिखा हुआ था? उन्नयन। तो इसका प्रॉपर लैंग्वेज कैसे बनेगा? हम कहेंगे जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्पदाब और हिमांक दोनों घट जाता है, जिसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे निम्न तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला सेंटेंस बनेगा। याद कीजिए, शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। लिखना शुरू कीजिए तो। लिखेंगे, जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील अवाष्पशील विलय
मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब तथा हिमांक दोनों घट जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे निम्न तरीके से इसे निम्न तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक नहीं, सॉरी, हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। जो बात अभी आप बोले हैं उसका एक मैथमेटिकल स्वरूप भी है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यहाँ डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक अवनमन। इसके बारे में आप पहले ही कह दिए हैं, लेकिन इसको तो लिखना पड़ेगा। टी नॉट एफ क्या है और टी एफ क्या है? बताइए, टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक और टी एफ क्या है? विलयन का हिमांक। तो यहां से इस क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर आप दे चुके हैं। अब होगा इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो यहां जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो फिर से आप उस बात को ध्यान में रखेंगे जो पीछे आपको समझाया गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है और हम पहले ही लिख चुके हैं कि जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो इसी बात को दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ यहाँ पर सीधे जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। जैसे टॉपिक क्या है हमारा, तो उसको सबसे पहले तो हेडिंग के रूप में आंसर में लिखना पड़ेगा, हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम।
अब पहले हमारी बात सुनेंगे। यहां पर क्वेश्चन तुमको तीन तरह का पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, जिसका जवाब खत्म है यहां तक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, उसका जवाब अभी हम लोग करने वाले हैं। और एक पूछा जाएगा दोनों को मिला के, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कर दिया हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यहां पर आप भाषा में यदि ये लिखेंगे ना कि हिमांक अवनमन विलयन की मूललता का सीधा समानुपाती होता है, और सीधे फिर लिख दिए कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, तो ये शॉर्ट हो गया आंसर। इसको थोड़ा आपको डेप्थ में ले जाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको भाषा क्या लिखना चाहिए, यदि ये क्वेश्चन पूछा तब तब आपको भाषा लिखना पड़ेगा कि जब किसी शुद्ध द्रव में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो द्रव का हिमांक घट जाता है, जिसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं। यह हिमांक अवनमन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है, इसे हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। और फिर उसका मैथमेटिकल बात, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, और आगे जो भी इक्वेशन बनेगा। लेकिन अभी ये सब बात इतना नहीं लिखेंगे, अभी हम सीधा लिख देंगे हिमांक अवनमन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है, इसे हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। अब देखो वहां और यहाँ में हम थोड़ा शॉर्टकट क्यों कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात लिखे हुए हैं जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ भी लिखे एक ही उसी आंसर में फिर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जबरदस्ती क्वेश्चन के आंसर को खींच रहे हैं। तो जब दोनों लिखना पड़ेगा तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट करेंगे, और यदि सिर्फ इसको लिखना पड़ेगा तब फिर हम शुरू से लाइन पकड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति क्या है और उसके अनुसार आपको क्या लिखना चाहिए, इसकी समझ आप में होनी चाहिए। अन्यथा या तो चीज़ों को आप बहुत लेंदी कर देंगे, नहीं तो चीज़ों को बहुत शॉर्ट कर देंगे। तो आंसर में परफेक्शन नहीं आ पाएगा जिसकी आपको जरूरत है, परफेक्ट आंसर की जरूरत है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे बताइए। नहीं, जब किसी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले लिखे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपसे सिर्फ ये पूछे कि हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तब आप लिखेगा जब किसी शुद्ध द्रव में ऐसे। अभी आप लिखिए तो लिखेंगे हिमांक अवनमन हिमांक अवनमन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है, जो तो ऑफिस में दे हो तो। इसे हिमांक अवनमन के लिए इसे हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इस कथन के अनुसार हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। बराबर बोल दिए क्या, अच्छा लिख दिए स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। आप याद करो वहां पर के भी लिए थे, यहाँ पर के एफ है। के भी था मोलल उन्नयन स्थिरांक, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये लिखना लिखना पड़ेगा, जहां के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक
सिर्फ यहाँ तक में काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। याद कीजिए डेल्टा टी एफ को हम लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अभी तुरंत बताए हैं, बराबर के एफ। स्मॉल एम को लिख सकते हैं मोल पर के जी, तो एक इक्वेशन ये भी बनेगा। इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना ए गुना 1000 बटा बी गुना एम। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा ए क्या है, बी क्या है और एम क्या है। ए क्या है, विलय का भार, किसमें, विलय का भार ग्राम में। बी है विलायक का भार, ग्राम में। और एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चौथा, परासरण दाब। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें आपसे ये पूछेगा कि परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, लेकिन जनरली परासरण दाब के लिए नियम की बात नहीं होती है क्वेश्चन में। हालांकि उसको भी हम लिख लेंगे, लेकिन जनरली वो पूछता नहीं है। यहां जो पूछता है अब उसको सुनिए। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 10 या 9? 9। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, यह अपसामान्य क्यों हो जाता है। एकदम एग्जैक्टली यही पूछेगा। तो परासरण दाब क्या है और यह अपसामान्य क्यों हो जाता है, इसके लिए आपको पहले फिर इसका बेसिक समझना पड़ेगा। कुछ ऐसा चीज पढ़ना पड़ेगा यहाँ, या समझना पड़ेगा जो आप रेगुलर क्लास में लिख के पढ़ के ऑलरेडी समझे हुए हैं। यहाँ पर खाली आप सुन के समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ये आता है, उसकी थोड़ी जरूरत पड़ती है। पहले आप क्वेश्चन पूरा कीजिए। तो लिखिए, तो परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, यह अपसामान्य क्यों हो जाता है। यह अपसामान्य या असामान्य दोनों शब्द लिखा जाता है। यह अपसामान्य, जिसको आप एबनॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। आप याद है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्यों हो जाता है। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, यह अपसामान्य क्यों हो जाता है, या यह क्यों अपसामान्य हो जाता है, इसे भी पूछा जाता है। आइए डायरेक्ट इसका आंसर नहीं करते हैं, इससे पहले हम कुछ बेसिक बात समझते हैं। आप याद कीजिए एक टॉपिक आप पढ़े थे, विसरण, डिफ्यूजन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है, जो नहीं पढ़े हैं समझिए। एक बड़ा सा बर्तन ले लो, बीचों बीच एक वाल डाल दीजिए जिसको बाद में हटाया जा सके। इस तरफ पानी ले लीजिए, इस तरफ भी पानी ले लीजिए। इस तरफ ज़्यादा चीनी मिला दीजिए, इस तरफ बहुत कम चीनी मिलाइए। शरबत इधर भी है, शरबत इधर भी है। ये ज़्यादा मीठा होगा और ये कम मीठा होगा। बढ़िया से चीनी को घुला दिए हैं। अब आप क्या कीजिए, इस वाल को यहाँ से हटा दीजिए। आप जैसे ही इस वाल को यहाँ से हटाइएगा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि दोनों का दोनों शरबत आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा। यानी दोनों का दोनों विलयन आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आ जाएगा। जैसे ही डायरेक्ट संपर्क में आएगा, इधर से चीनी का कण भागने लगेगा इधर, और इधर से पानी का कण यानी विलायक का कण भागने लगेगा इधर। और ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि दोनों का सांद्रण आपस में समान ना हो जाए। और यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है
कि चीनी को खींच के, रे भाई इधर आओ, तुम पानी को खींच के इधर आओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये प्रोसेस अपने आप होता चला जाएगा। जो चीज जिधर ज्यादा रहेगा वो कम की तरफ भागना शुरू कर देगा। जैसे देखो, इधर चीनी ज्यादा था तो चीनी इधर से इधर भागेगा, इधर पानी ज्यादा है तो पानी इधर से इधर भागेगा, और ऐसा करते करते धीरे धीरे इसका सांद्रण घटेगा और इसका सांद्रण धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का सांद्रण आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग विसरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहा जाता है। आई बात समझ में? अब आ जाइए ऑस्मोसिस को समझिए। एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, बीचों बीच एसपीएम लीजिए, आप याद कीजिए अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? क्या होता है एसपीएम? एसपीएम एक ऐसा झिल्ली होता है, एक ऐसा छन्ना होता है जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार होते हैं, परंतु विलय के कण आर पार नहीं होते हैं। तो आप ले लीजिए इसमें कौन चीज? एसपीएम। अब एसपीएम लेके इधर भर लो प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब प्योर वाटर। और इधर ले लीजिए कौन चीज? सॉल्यूशन। ये प्योर लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मान लो 10। ये सॉल्यूशन है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, मान लेते हैं 8। वेपर प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से प्योर लिक्विड से सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन के साइड भागेगा, किससे होते हुए? एसपीएम से होते हुए। क्या है कि इधर प्रेशर ज्यादा है। सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से उधर भी जाएगा, उधर से इधर भी आएगा, क्योंकि एसपीएम के द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, वो उसको छान के अलग कर देगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट किधर जाएगा? प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन के साइड। यानी नेट मूवमेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होगा वो होगा फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन साइड। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। इसको बोला जाता है परासरण। तो यहां पर आपसे यदि कोई परासरण की परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। विलायक के कणों का गति एसपीएम से होते हुए शुद्ध विलायक से विलयन की ओर करना परासरण कहलाता है। अब आइए परासरण दाब को समझते हैं। हम चाहते हैं कि परासरण की ये घटना हो ही नहीं, मतलब वाटर का जो नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में था वो नहीं हो, जीरो हो जाए, मतलब उधर से इधर आने का रेट और इधर से उधर जाने का रेट दोनों आपस में बराबर हो जाए। परासरण की घटना नहीं हो, वाटर का नेट मूवमेंट नहीं हो, जिस रेट से उधर से इधर आए उसी रेट से इधर से उधर जाए। हम चाहते हैं इस चीज को रोक देना। तो रोकेंगे हम तब जब हम ये समझेंगे कि ये घटना हुआ क्यों। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा था, इसका प्रेशर कम था। यदि इसका प्रेशर भी 10 हो जाए तो बताइए ये घटना अपने आप न रुक जाएगी? जितना प्रेशर उधर उतना ही प्रेशर इधर, तो अपने आप ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विलियन के ऊपर एक पिस्टन लगाएंगे, जो इस पिस्टन को लगाकर इसको दबाएंगे। तो जैसे ही आप पिस्टन लगाए और उसको दबाना शुरू कीजिएगा तो इसका प्रेशर जो पहले से 8 था, थोड़ा दबाइएगा तो 8.5, थोड़ा और दबाइएगा तो 9, थोड़ा और दबाइएगा तो 9.5, थोड़ा और दबाइएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 10। जैसे ही इसका प्रेशर 10 हुआ और इसका प्रेशर 10 हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल वहीं पर रुक जाएगा, फिर नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर आप अतिरिक्त अपनी तरफ से कितना दाब उत्पन्न किए? 2 एटीएम। तो यही 2 एटीएम इस विलयन का क्या कहलाएगा? परासरण दाब। यानी आपसे कोई पूछे कि परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। या इसको और थोड़ा परफेक्ट लैंग्वेज देना चाहते हैं तो इसको कुछ इस तरह से बोलेंगे। विलयन के ऊपर आरोपित वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण ऑस्मोसिस परासरण की घटना रुक जाती है, उसे हम उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
अब एक चीज बताओ, इसमें यदि हम थोड़ा और चीनी मिला देते विलियन में, तो इसका वाष्प दाब पहले था 8, थोड़ा चीनी मिला देंगे तो वाष्प दाब और घट जाएगा, तो वाष्प दाब कितना हो जाएगा 6। अब तुमको अतिरिक्त दाब कितना उत्पन्न करना पड़ेगा 4। तुम एक चीज देखा, विलय का कण बढ़ा तो पाई का मान भी बढ़ गया। इसका सीधा मतलब है कि ये अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि अनुसंख्य गुणधर्म वही गुणधर्म है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये हो गया परासरण दाब। अब तुमसे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछता है, यह अपसामान्य क्यों हो जाता है? अपसामान्य का मतलब असामान्य, जो होना चाहिए वो नहीं होकर कुछ और कैसे हो जाता है? तो आप याद कीजिए, पानी में राउल्ट का नियम कब पालन नहीं होता था? विलयन के लिए कब राउल्ट का नियम पालन नहीं होता था? जब विलय या तो पानी में जाके टूट जाए या पानी में जाके जुड़ जाए, पानी के बाहर संख्या कुछ और है और पानी के अंदर संख्या कुछ और हो जाए, तभी ना राउल्ट का नियम पालन नहीं होता था। इसी को तो हम अपसामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते थे, या इसी को हम अपसामान्य अनुसंख्य गुणधर्म कहते थे। तो इसके दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? जब विलय के कण विलयन में संगुणित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परासरण दाब या कोई अन्य अनुसंख्य गुणधर्म अपसामान्य हो जाता है, यानी जो रिजल्ट आना चाहिए उससे रिजल्ट कुछ और आ जाता है। इसी को ना सही किए थे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई के द्वारा। तो इसका प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इसके आंसर को लिखने में यदि आप सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नंबर फिर कम मिलेगा। परासरण दाब यदि आपसे पूछा गया है तो निश्चित रूप से आपको उसका फोटो बनाना चाहिए, और फोटो वही बनेगा जो भी हम आपको समझाए थे। देखिए क्या है ये फोटो, एक बड़ा सा बर्तन लिए, बीच में ये बीचों बीच क्या डाला हुआ है? ये बीचों बीच एसपीएम डाला हुआ है। आपके पास एग्जाम हॉल में 2 पेन नहीं रहेगा तो एक ही पेन से थोड़ा उसको डीप कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कुछ स्पेशल चीज की बात आप वहां कर रहे हैं। ये बीचों बीच एसपीएम है, ये प्योर लिक्विड है, ये सॉल्यूशन है। एक और चीज गौर करो, सॉल्यूशन थोड़ा हाईली डेंस दिख रहा है और प्योर लिक्विड थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो फोटो से स्पष्ट पता चलना चाहिए कि किधर सॉल्यूट ज्यादा है और किधर सॉल्यूट कम है। वेपर प्रेशर अपने मन से हम मान लिए इसका 10 और इसका 8, और हमें कैलकुलेशन करके बता दिए कि पाई बराबर 10 माइनस 8 कितना 2। यदि इसका वेपर प्रेशर 6 होता तो पाई का मान 4 होता। तो इसका आंसर कैसे लिखाएगा? जैसे मान लो कि क्वेश्चन तुम लिख लिया, तुमको तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन लिखना है नहीं, तुम सीधा क्या लिखोगे? आंसर। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आंसर में लिखेंगे परासरण दाब, उसका इंग्लिश एकदम मस्त लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्रैकेट में क्या देंगे? पाई, चूंकि इसी चीज से इसको इंडिकेट करते हैं। तब बनाएंगे सुंदर सा फोटो, और फोटो बनाने के बाद बनेगा इसका भाषा। इसके बाद इसका भाषा लिखेंगे, तब जाके एक पार्ट का आंसर पूरा होगा। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ये पूरा होगा। फिर पैराग्राफ चेंज होगा, और फिर इसका दूसरा पार्ट होगा कि जब विलय के कण विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं या विलय के कण आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में परासरण दाब या कोई अन्य अनुसंख्य गुणधर्म भी असामान्य या अपसामान्य हो जाता है। यही इसका आंसर होगा। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्टा परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं, एग्जैक्ट इतने पूछा जाएगा, उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं, एक साथ ही सबको लिख लेंगे। सुनना आप ध्यान से। कोई आदमी इसको दबाना शुरू किया और इसका प्रेशर 8 से 8.5 9 10 किया। जैसे ही 10 किया फिर दबाना बंद कर दिया, दोनों का वेपर प्रेशर समान हो गया, परासरण की घटना रुक गई। अतिरिक्त उन्होंने दाब लगाया 2 एटीएम, ये कहला गया परासरण दाब। अब जरा सोचो कि वो आदमी 10 एटीएम पर जाके रुका नहीं और दबाते चला गया, तो ऐसी स्थिति में जो पानी उधर से इधर आ रहा था, अब वो वाटर का मॉलिक्यूल इधर से उधर जाने लगेगा, क्योंकि हाई प्रेशर पर आप सॉल्वेंट को यहाँ से निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल सब इसी में फंसा रह जाएगा, क्योंकि एसपीएम तो उसको जाने देगा नहीं, बेटा तो चला कहाँ, वो इसको रोक के रखेगा। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल छोटा होता है, वो पास कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में परासरण में क्या होता था, वाटर का मॉलिक्यूल प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन के साइड जाता था,
लेकिन जब हम परासरण दाब से अधिक दाब उत्पन्न कर देंगे विलयन के ऊपर, तो विलायक के कण सॉल्यूशन से प्योर लिक्विड की तरफ जाने लगेगा, जो परासरण का उल्टा प्रक्रम है। अतः इसे हम क्या कहेंगे? उल्टा परासरण। आप याद कीजिए, इसी विधि के द्वारा ना पानी का प्यूरिफिकेशन होता है, जल का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा होता है। क्लास में जब आपको समझाए थे तो हम बोले थे कि हेमा मालिनी इसका खूब प्रचार करती है, आरओ सिस्टम करते रहती है, लेकिन उससे जाके कोई पूछे कि आरओ सिस्टम क्या होता है तो उसको खुद भी पता नहीं होगा। वो तो सिर्फ रटा रटाया बात बोल रही है कि आरओ सिस्टम पर काम करता है। तो एक्चुअल में आरओ सिस्टम इसी को कहते हैं। कोई भी वाटर प्यूरिफायर, कैंट हो या जो भी हो, इसी पर काम करता है। तो इसका भाषा क्या बनेगा उल्टा परासरण का? उल्टा परासरण तो आपको प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, आप जाके क्वेश्चन देखिएगा, 6 या 7 नंबर क्वेश्चन में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं? रिवर्स, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? क्या भाषा बनेगा? हम कहेंगे जब विलयन के ऊपर आरोपित अतिरिक्त दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है, तो विलायक के कण शुद्ध विलयन से, सॉरी शुद्ध विलयन शुद्ध कभी नहीं होता है, विलायक के कण विलयन से शुद्ध विलायक की ओर एसपीएम के द्वारा विसरित होने लगते हैं। यह परासरण का उल्टा प्रक्रम है, अतः हम इसे उल्टा परासरण कहते हैं। इसका प्रचार हेमा मालिनी करती है। ये सब भी लिखना है क्या? नहीं, ये तो नहीं लिखना है, लेकिन वो क्यों करती है वो लिखना है। इसी विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। सही बात समझ में? और ये आपको पूछा था, तो इसी तरह का बात पूछा जाता है। तो आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो आंसर लिखिए, लिखिए परासरण दाब इंग्लिश में, फोटो बनाइए, फिर हम भाषा लिखाते हैं। तेजी में लिखिए। आज इंग्लिश मीडियम में पूछताछ कर रहे थे तो बोला सर आज भर माफ कर दीजिए, कल से। लेकिन तुम लोग का मुंह देख के लग रहा है कि तुम लोग एकदम कंठस्थ याद करके आए हो। देखो यस सर जितना बोला सबको विश्वास है, जितना मुंह बंद करके रखा है ये सब याद वाद करके नहीं आया है। नो नो, जिस दिन सुनेंगे पूरा क्लास सुनते रह जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। उस दिन रिकॉर्डिंग बंद, अब मारपीट शुरू। इसलिए एकदम कंठस्थ रखिएगा। दोनों दिन चेकिंग शुरू हो जाएगा, दोनों दिन धावा बोलेंगे हम अंधेर तूफान के साथ। और नहीं तो उस दिन लिखवा लेंगे तुमसे कि लिखो कि तुम फेल हो जाएगा तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पापा का नंबर भी दे देना, व्हाट्सएप नंबर, उस पर फोटो खींच के भेज भी देंगे। अच्छा एक और बात, परासरण दाब के लिए जो नियम दिया वो रॉल्ट ने नहीं दिया, ये नियम किसने दिया था? वान हॉप्स ने। तो इसका भी क्वेश्चन बनेगा, वो आगे करेंगे। आगे का हमारा टॉपिक होगा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, समपरासरी विलयन, हेनरी का नियम, ये सब क्वेश्चन आता है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास है सब्जेक्टिव में, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव, वो 2 दिन चलेगा। 6 दिन 7 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। चूंकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए 6-7 दिन का समय लगेगा, छोटा चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगता है। कल संडे है, संडे का क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि अभी हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो जीभ में थोड़ा परेशानी है, जी आया हुआ है। तुमको लग रहा होगा कि स्टाइल से बोल रहे हैं, यहाँ बोलने में हो नहीं रहा है।
तुम लोग को लगा कि छुट्टी के बाद कुछ एडवांस हो गए हैं सर, नहीं। हंसी कितना दिल खोल के लगता है, अरे वाह। देखो, आदमी कष्ट में है, इनको हंसी आ रही है। हो गया क्या? देखिए, लिखेंगे विलियन के ऊपर, विलियन के ऊपर आरोपित, उस फोटो के नीचे में लिखिए विलियन के ऊपर आरोपित, सॉरी, हाँ ठीक है, विलियन के ऊपर आरोपित वह अतिरिक्त दाव, वह अतिरिक्त दाव जिसके कारण परासरण की घटना रुक जाती है, उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। ये हुआ इस क्वेश्चन का पहला आंसर, पहला पार्ट का आंसर। अब आगे लिखेंगे, जब विलियन में विलय के कणों का संगुणन, संगुणन का मतलब जुड़ जाना, या वियोजन, वियोजन का मतलब टूट जाना, होता है, तो प्रसरण दाव या कोई भी अनुसंख्य गुणधर्म या कोई भी अनुसंख्य गुणधर्म अपसामान्य हो जाता है। आप याद कीजिए, NaCl का मान लो 10 मॉलिक्यूल लिए, तुम्हारे हाथ में जब है तो वो गिनती में 10 होगा, लेकिन पानी में जाएगा तो वो टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। एक कण टूटेगा कितने कण में? 2 कण में। तुम्हारे हाथ में है 10, अब पानी में जाके हो जाएगा 20। बताइए, दोगुना ना रिजल्ट देगा। ये कभी भी नॉर्मल रिजल्ट नहीं देगा, कभी भी सामान्य आंसर नहीं आएगा, ये हमेशा असामान्य आंसर देगा। इसी को तो असामान्य अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। तो इसका आंसर समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। लिखिए, उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं? उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं? लिखिए आंसर। अब देखिए, आंसर जब आप लिखिएगा, सुनिए इधर,
वहां फिर क्वेश्चन तो आपको लिखना है नहीं, आप सीधा आंसर ही ना लिखिएगा। आंसर में सीधा भाषा नहीं, पहले आप लिखिएगा उल्टा परासरण इंग्लिश में, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिनोट इसको किसी से करते हैं, आरओ से। इसको लिखने के बाद तब इसका परिभाषा लिखेंगे, मतलब ये आंसर का पार्ट है ये। लिखिए आंसर, आंसर ये लिखिए और फिर लिखिए। इसको लिख दीजिए, आगे लिखिए। जब विलियन के ऊपर आरोपित अतिरिक्त दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है, तो विलायक के कण एसपीएम से होते हुए विलियन से विलियन से शुद्ध द्रव की ओर, शुद्ध द्रव या शुद्ध विलायक भी आप लिख सकते हैं, विसरित होने लगते हैं। यह परासरण का उल्टा प्रक्रम है, अतः इसे क्या कहा जाता है? अतः इसे उल्टा परासरण कहा जाता है। और नीचे एक लाइन बस पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जल का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा होता है। जल का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे समपरासरी विलयन, परासरण दाब के लिए वान टॉप का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन विथ एग्जाम्पल, और हेनरी का नियम। इतना में ही एक चैप्टर सब्जेक्टिव के रूप में खत्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होगा। बढ़िया से थोड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। आइए कल, कल संडे है, कल मत आइएगा, मंडे को आइएगा।